हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य। आज इस वीडियो में हम पेट 2022 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के क्या क्या राइट आंसर हैं। तो यह जो प्रश्न पत्र हम लोग देखने जा रहे हैं यह 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुए पेपर का है। उसमें भी यह द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। जो प्रथम पाली का प्रश्न पत्र था उसे हमने अपने पुरानी वीडियो में देखा था कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या राइट आंसर्स थे। आज हम 15 अक्टूबर के ही द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पेट 2022 एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह था पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं। तो यहाँ पर पंचतंत्र के बारे में पूछा है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा ये कथाएं लिखी गई थीं। कौन सी कथाएं? पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थीं। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या है। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसमें दिया था। यह मुद्रा हमें बतानी है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था। तो यहाँ पर पूछा गया गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था। उन्होंने जिस मुद्रा में अपना पहला उपदेश दिया था वह था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो इस तरह से हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वह किस मुद्रा में दिया था। वह उन्होंने दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे। हरिशेर जो है ये एक कवि थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो दरबारी कवि हरिशेर थे ये किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबारी कवि थे, किस शासक के दरबारी कवि थे। तो जो हरिशेर थे वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ही वह शासक थे जिनके दरबारी कवि कौन थे, हरिशेर थे। तो इस तरह से हमने ये भी प्रश्न देखा कि समुद्रगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया एक प्रकार का कर होता था, टैक्स होता था जो देना होता था। तो यह जो टैक्स था ये फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था। एक बार जजिया टैक्स लगा था फिर वो बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से लगाने वाला कौन था मुगल शासक। वह मुगल शासक औरंगजेब था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक था। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो उस महत्वपूर्ण योगदानों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, तो यह एक अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से जो आंसर्स थे उसमें राइट ऑप्शन क्या था, रेलवे। रेलवे जो था ये अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था और यह सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह था, वो हम सभी जानते हैं। उसमें से पूछा है ऑप्शंस में से कि कौन सा परिणाम था। ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करना था। तो जो राइट आंसर था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके पहले, 1857 के पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शक्तियाँ थीं यहाँ पर शासन करने का, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ थीं इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में देखा क्या पूछा है, 1857 के विद्रोह का परिणाम पूछा है और राइट आंसर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कब शुरू किया गया था? 1930 में। और इसको शुरू करने का कारण क्या था ये पूछा है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था उसका सबसे मुख्य कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च का आयोजन हुआ था वो आप सभी जानते हैं, और वह किस लिए हुआ था? नमक कानून तोड़ने के लिए हुआ था। तो ये किस चीज़ का कारण बना था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन में देखा, पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? आंसर क्या है? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर हमसे पूछा है पहला भारतीय गवर्नर जनरल किसका? स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल हमसे पूछा है। तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी राजगोपालाचारी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा म्यांमार। तो इसमें से पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो वह अधिनियम कौन सा था? वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? किस अधिनियम के तहत? यहाँ हमसे अधिनियम पूछा है, किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, इसे देखेंगे क्या है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? मुख्यतः यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ क्यों था? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ था वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये किस लिए गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय सेना का? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि INA यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जल निकाय पूछा है अंतःस्थलीय। तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है वह कौन सा है? कैस्पियन सागर। तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं पेट 2022 एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इसे मानसून का, यहाँ हमें भरना है कि क्या कहा जाता है। तो जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है ये वर्षा, तो इसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है, मानसून का फटना, प्रस्फोट कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो वर्षा है उसमें अचानक वृद्धि हो गई और वो कई दिन तक वर्षा जारी रही, तो इसे कहेंगे मानसून का प्रस्फोट, फटना। इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था प्रस्फोट यानी कि फटना, मानसून का फटना। अगला प्रश्न पूछा गया था, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। यह भूगोल से संबंधित प्रश्न था। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर
जीवित जन्मों का वार्षिक संख्या जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या है, इसे माना जाता है जन्म दर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्रूड जन्म दर, यानी कि अशोधित जन्म दर किसको कहते हैं? 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को कहा जाता है क्रूड यानी कि अशोधित जन्म दर। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? जो सागौन के जंगल हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं भारत में? तो जो सागौन के जंगल हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? सागौन के जंगल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतिम उपाध्यक्ष, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग आप सभी को पता है, योजना आयोग के स्थान पर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग लागू कर दिया गया है। तो जो योजना आयोग था उसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो अंतिम योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष कौन थे? उसके उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे राइट आंसर क्या है? श्री मोंटेक सिंह आलूवालिया जो थे ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्र पूछा गया था, हम सभी को पता है 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, सबसे बड़ा नियोक्ता है प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं। इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? यानी कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में उसका आरंभ किस जगह पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आरंभ स्थल जो था किस चीज़ का? हरित क्रांति का आरंभ स्थल ये क्या था? पंजाब था। पंजाब राज्य हरित क्रांति का आरंभ स्थल था। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो जो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब किया गया था? 1969 में। 1969 में जो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण था वो किया गया था। तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से क्या राइट आंसर था? इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जो ऑप्शन थे उसमें से कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष रूप, कौन सा उद्योग जो था वो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था? तो जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग था ये विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? ये कही गई है अनुच्छेद 29 में। तो इस तरह से अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 में है। अगला प्रश्न है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य के उसे जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यह जो था
यह नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया था, नीति निर्देशक तत्वों में। और ये किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं सॉरी निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑप्शंस में जो भी मौलिक कर्तव्य दिए गए थे उनमें से सभी मौलिक कर्तव्य थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। इस तरह से हमने देखा कि अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? कानून बनाना। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग जो है ये संबंधित था केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है कौन? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। प्रकाश वर्ष, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका एक माप है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो एक तारकीय दूरी का माप है। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर था तारकीय दूरी। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में समान तत्व है, क्या है? सभी अम्लों में समान तत्व होता है हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? जो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन होते हैं उन पर किसी पदार्थ को लेपित किया जाता है, उस पदार्थ का नाम बताना है। तो वो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन से लेपित किए जाते हैं नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो है वो चारों ऑप्शंस में से क्या था? डॉल्फिन। राइट आंसर था वहाँ पर कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? डॉल्फिन है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शंस में दिए गए थे और उसमें से जो राइट ऑप्शन था वो क्या था? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, इन तीनों से पौधों का विकास प्रभावित होता है। तो पौधों का विकास प्रभावित होता है गुणवत्ता से प्रकाश की, और प्रकाश की मात्रा से, और प्रकाश की जो अवधि होती है उससे। इस तरह से हमने देखा कि पौधों का विकास तीनों से प्रभावित होता है। और फिर इस क्वेश्चन पेपर में हमने जीएस के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के बारे में कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी सिर्फ इतना ही।